नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर तीसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला ना हम लोग ना बाल विकास के जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोगों को ये आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना किस किस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके हिसाब से फिर ना हम आगे की क्लास को कंटिन्यू फिर करेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन ना जो प्रीवियस ईयर में पूछे उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ना 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्लास में आप लोगों का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, और आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में आप लोगों का 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर 2023 का क्वेश्चन कहाँ है, तो 2023 में ना सीजी टेट हुआ ही नहीं था। ठीक है, इसके वजह से वो क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए, अब हम लोग ना ये जो क्वेश्चन रहेगा ना वो वर्ग 3 के लिए है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग वर्ग 2 के भी रहेंगे ना, मतलब छठवीं से लेकर के 8वीं की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर इसे ज्वाइन करना है, मतलब इसको देखना है आप लोगों को। ठीक है, और खुद से ना सबसे पहले आंसर लेने की कोशिश भी करना है। ये नहीं करना है आप लोगों की नहीं मैं तो वर्ग 2 का हूँ ना तो 3 का नहीं पढ़ूंगा, 3 का हूँ तो 2 का नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। वर्ग 2 में भी और वर्ग 3 में भी दोनों में बाल विकास है, मतलब सीडीपी का जो चैप्टर है, जो विषय है वो है। ठीक है, तो उनको भी दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंबाइन है, वर्ग 2 का भी अलग से लाऊंगा तो उसका भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन पहले इसको कर लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शारीरिक विज्ञान संबंधी, या ऑप्शन डी बी सी दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बी सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि, तो आक्रामकता का जो कारण है ना वो सामाजिक हो सकता है ना कि बोला है ना, तो ना कि मतलब ये जीव वैज्ञानिक हो सकता है और ना ही शारीरिक हो सकता है। ठीक है, तो आक्रामकता का जो कारण है वो केवल सामाजिक हो सकता है, ना कि जीव वैज्ञानिक के सामाजिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग ये जान लो कि ये जो आक्रामकता है वो क्या है ना, तो आक्रामकता जो है ना वो एग्रेशन है, इंग्लिश में कहते हैं एग्रेशन का मतलब आप लोग जानते हो ना, गुस्सा वाली बात। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या अन्य को ना जानबूझकर शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना ये जो आक्रामकता है, वो जो एग्रेशन है वो आता है। तो आक्रामकता का मतलब आप लोग जान गए ना, एग्रेशन वाला बात, मतलब गुस्सा में जो रहने वाली बात है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, आक्रामकता कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? सबसे पहला आप लोगों को ना ये चारों कथन को पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला कथन को पढ़िए। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल है, सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना है। दूसरा को पढ़िए। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। चौथा, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। ऑप्शन ए कथन 1 और 4, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 2, या ऑप्शन डी कथन 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कथन 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं, बोला है जी, एग्री है, वो बात किया है। तो पहला और जो दूसरा है ना वो केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल है, सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना। तो एक शिक्षक होने के नाते सभी जो बच्चे आएंगे ना एक कक्षा में, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे आएंगे उसके अधिगम जो अनुभव है, मतलब जो सीखने की जो बात है उसको बढ़ाओगे ना, जो सीखने की प्रोसेस है उसको बढ़ाओगे ना एक शिक्षक होने के नाते, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो एक जो बच्चे ना अपने जो संगी साथी जो रहते हैं, जिस समूह में जो बालक रहता है ना, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, बहुत कुछ है ना, तो एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा को पढ़ो, कैसे गलत होगा आपको बताता हूँ। विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। तो
विकास और वृद्धि एक समान दर से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। विकास अलग है, वृद्धि अलग है, ठीक है। विकास जो है वो मानसिक होता है, बौद्धिक होता है, लेकिन वृद्धि जो है वो शारीरिक होता है, जिसे मापा जा सकता है, और विकास को नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक समान जो होता है बोला है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके अलावा चौथा, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना ऑप्शन सी जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या डी उत्तर बाल्यावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो बाल विकास में ना पूर्व बाल्यावस्था को ना किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और पूर्व बाल्यावस्था का जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो है ना वो पूर्व बाल्यावस्था की एज है। तो 2 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं ना वो सारे लोग ना भाषा सीखने में ना सबसे सर्वोत्तम वो जो एज है, वो जो अवस्था है वो रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिकरण की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अचेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समाजीकरण की प्रकृति क्या है? तो समाजीकरण की जो प्रकृति है ना वो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया क्या है आप लोगों को ये बता दूं, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या चीज़ों का ना एक दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब 2 व्यक्ति होगा ना तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करता है ना तो वो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहलाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों की दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। यह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। यह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो ये जो सोच है ना वो विद्यार्थी के संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे रहा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और संवेगात्मक विकास क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को बताओ ना, तो संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल, ठीक है। संवेग का मतलब होता है इमोशनल, और किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को ना समझने, महसूस करने, व्यक्त करने और नियंत्रण करने की जो क्षमता है ना, और उसमें उस क्षमता में जब वृद्धि होता है ना तो उसे क्या कहेंगे? संवेगात्मक विकास कहेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग जिस प्रकार से इमोशनल होते हो ना तो उस इमोशनल को अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसमें वृद्धि कर लोगे और उसमें ना आप जब महारत हासिल कर लोगे अपने संवेग में ना तो वो क्या कहलाएगा? संवेगात्मक विकास कहलाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? ऑप्शन ए जन्म से विकार युक्त उत्तक, ऑप्शन बी शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, ऑप्शन सी परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ना तो उसके संदर्भ में जो क्षति होगा ना वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जन्म से विकार युक्त उत्तक, तो जन्म से जो विकलांग जो बच्चे होते हैं ना वो भी क्या कहलाता है? क्षति युक्त बालक कहलाता है। उसके अलावा शरीर के किसी अंग या भाग का ना होना या उसके कार्य क्षमता में कम होना तो वो भी क्षति ही
कहलाता है। परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, तो ये भी क्षति ही कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होता है? तो एक जो शिक्षक होता है ना और उसका शिक्षण प्रक्रिया मतलब उसका जो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो आगमनात्मक होता है और प्रयोगमूलक दोनों होता है। आगमनात्मक का मतलब ये होता है कि पहले ना किसी पाठ को पढ़ाने से पहले ना उस पाठ की या उस विषय के संदर्भ ना एक उदाहरण प्रस्तुत करना, ये आगमनात्मक पद्धति कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊँ ना तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना उस बच्चों को ना पहले उदाहरण दूंगा और उदाहरण देने के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये आगमनात्मक विधि कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रयोगमूलक जो बोला है ना तो मतलब पहले ना प्रयोग के माध्यम से बच्चों को ना एक शिक्षक के रूप में पढ़ाना क्या कहलाता है? प्रयोगमूलक, मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। रूपा के आंख की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? ऑप्शन ए अपंगता, ऑप्शन बी क्षति, ऑप्शन सी अक्षमता, या ऑप्शन डी सामान्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अपंगता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रूपा की आंख की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखेंगे? तो अगर रूपा की जो आंख की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया ना तो वो अपंगता की श्रेणी में आता है, दिव्यांग की श्रेणी में आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर बाद में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आता है ना फिर भी वो ना डिसेबल के अंतर्गत आता है, मतलब अपंगता बोलो या दिव्यांग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन ए व्याकरण का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुकरण एवं पुनर्बलन, ऑप्शन सी जन्मजात योग्यताएं, या ऑप्शन डी परिपक्वन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुकरण एवं पुनर्बलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो बीएफ स्किनर जो है ना वो मनोवैज्ञानिक ना उनके अनुसार जो भाषाई विकास में जो परिणाम है ना भाषाई विकास का बच्चों में, तो वो अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम है। ठीक है, अनुकरण मतलब किसी भी बात को बार बार रटना या दोहराना होता है, मतलब किसी जो कार्य किए हैं ना या कोई शिक्षक कुछ पढ़ाए ना तो उस पढ़ाए हुए को बार बार जब उसको आप ना बोलोगे, उसका उच्चारण करोगे, उसका अनुकरण करोगे तो क्या होगा? भाषाई विकास ना होगा, जी हाँ, उसका परिणाम होगा और पुनर्बलन भी होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी भौतिक दशाएं, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आनुवांशिकता भी हो जाएगा, भौतिक दशाएं भी हो जाएगा और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा? ऑप्शन ए स्थूल गत्यात्मक कौशल, ऑप्शन बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा? तो स्थूल क्रियात्मक ही ना कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ। तो सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है ये बता देता हूँ। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में क्या होता है, आपका ना जो छोटे मांसपेशियाँ मतलब जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ वो कार्य करता है। जैसे आपका उंगलियों का कार्य करना, आपके सिर का इधर उधर केबल हिलाना या हाथ पैर का ऐसे हिलाना ना वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाता है। और या तो सूक्ष्म क्रियात्मक का अगर कार्य बताऊँ ना तो पेन को पकड़ना, मोबाइल को पकड़ना या किसी चीज़ को ना पकड़ना ना केवल हाथ का उपयोग करना क्या कहलाएगा? वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। ठीक है। और इसमें क्या बोला है, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका अपने कौन से कौशल का विकास कर रहे हैं? तो मिट्टी के खिलौने किससे बना रहे जी? अपने उंगलियों के माध्यम से बना रहे हैं और अपने हाथों के माध्यम से मिट्टी को पकड़ करके। तो इसमें क्या कार्य कर रहे हैं? तो ये जो कार्य कर रहे हैं उसकी हाथों की उंगलियां कार्य कर रहे हैं, उसका हाथ कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या होगा? वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा। ठीक है। उसके अलावा ना स्थूल क्रियात्मक कौशल भी होता है। क्या? तो स्थूल क्रियात्मक कौशल एक और होता है। और स्थूल क्रियात्मक कौशल में क्या होता है, आपका ना जो बड़े मांसपेशियां, ज़्यादा जो मांसपेशियां वो कार्य करता है, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, साइकिल चलाना, ये तमाम जो कार्य होगा ना वो स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। ठीक है। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आपके ना छोटी छोटी जो मांसपेशियां, छोटी छोटी जो हाथों के अंग है ना वो कार्य करेगा, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। समझ गए ना आप लोग मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। ऑप्शन बी, अनुमान लगाकर। ऑप्शन सी, माप कर। या ऑप्शन डी, पालकों से पूछकर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेगा? तो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थिति में उसके व्यवहार का अवलोकन ही ना करोगे। जी हाँ, बच्चों के अलग अलग परिस्थिति में चुपचाप आप लोग देखोगे कि हाँ वो जो बच्चा है एक परिस्थिति में कैसा कर रहा है, दूसरा परिस्थिति में कैसे कर रहा है, उसका केवल आप लोग उसके व्यवहार का अवलोकन करोगे, तब ना पता चल जाएगा जी हाँ उसका सामाजिक भावनात्मक किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े। ऑप्शन बी, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके। ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। या ऑप्शन डी, उन्हें शिक्षित कर सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीवन के सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका उद्देश्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चा बालक जो है वो दिव्यांग है तो उसके लिए किस प्रकार का समावेशी शिक्षा रखा गया है? तो जीवन के सामान्य प्रक्रियाएं है ना उससे वो तालमेल बिठा सके, तो इस प्रकार से उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जी हाँ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे उनके लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी, किशोरावस्था में संवेगिक विकास। या ऑप्शन डी, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त परिस्थिति जी, मूर्त परिस्थिति का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने वो स्थिति होगा, मतलब आप लोग का वो जो कंडीशन है, वो जो परिस्थिति है वो सामने है ना, तो ये किस परिस्थिति में दिखता है, मतलब किस अवस्था में दिखता है ना, तो वो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास के माध्यम से दिखता है। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था में उसका जब बौद्धिक विकास
होगा ना, और बाल्यावस्था का जो एज है वो मैंने आप लोगों को बताया था ना, 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की ये जो बाल्यावस्था है उसका एज रखा गया है। तो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास होगा, तो ना मूर्त जो चीज़ें हैं ना, मूर्त जो परिस्थिति है ना, उसके माध्यम से क्या करेगा, बच्चा समझने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था की मांग के अनुपालन, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति, या ऑप्शन डी सामाजिक वित्त का विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो सामाजिक विकास जो है ना वो कौन सा विषय है, तो सामाजिक व्यवस्था के जो उद्देश्य है ना उसके साथ साथ स्वयं के उद्देश्य का एकीकरण करना ना सामाजिक विकास का अनिवार्य रूप से एक विषय है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, ऑप्शन बी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है, या ऑप्शन डी बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना उसे व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे विलोपित किया गया है और क्यों विलोपित किया गया ये आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, मतलब गलत है बोला है जी। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, सारे के सारे ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शामिल है और करेक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? सबसे फर्स्ट को पढ़ो, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकता। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में साफ साफ कहा गया है कि सरकारी एक शिक्षक होगा ना वो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ा रहा है तो वो किसी भी प्रकार से अलग से प्राइवेट तौर पर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, इसकी मनाही है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बी बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है। तो बच्चों को ना मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी कितना है, तो राज्य स्तर पर राज्य का और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की जो उम्र है ना वो 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो अगर मान के चलो ना कोई बच्चा जो है ना वो एक भी दिन स्कूल नहीं गया और उसका जो एज है ना वो 8 वर्ष हो गया, कितना, तो 8 वर्ष उसका एज हो गया और अभी तक की वो एडमिशन नहीं लिया, तो ना अपने उम्र के अनुसार ना ये जो बालक है ना वो कौन से क्लास में एडमिशन लेगा, तो कक्षा तीसरी में एडमिशन लेगा। कैसे? 6 वर्ष की उम्र में पहली पढ़ेगा, 7 वर्ष की उम्र में दूसरी पढ़ता और 8 वर्ष की उम्र में कितना पढ़ता, तो तीसरी पढ़ता। तो 8 वर्ष का ये जो बालक है ना तो अभी क्या पढ़ता, डायरेक्टली तीसरी कक्षा में इसको एडमिशन दे दिया जाएगा उसके उम्र के अनुसार। ठीक है, पहली दूसरी पढ़ने की आवश्यकता ये जो बालक है उसको नहीं होगा। तो सेम इसमें कहा है कि बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो है शिक्षा का अधिकार जो है ना 2009 RT 2009 उसमें ये भी प्रावधान है। ठीक है, तो इसके वजह से व्यापम के द्वारा ना ये सारे चीज़ को विलोपित कर दिया गया था, मतलब ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। अच्छा अधिगम निर्भर करता है ऑप्शन ए शिक्षक पर, ऑप्शन बी छात्र की सक्रिय रुचि पर, ऑप्शन सी अच्छी शिक्षण विधियों पर, या ऑप्शन डी शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्योचित उपयोग पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छात्रों की सक्रिय रुचि पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट ले लिए होंगे, लेकिन कैसे ये गलत होगा और कैसे ऑप्शन भी सही होगा ये बता दूं। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ो, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग जी, लर्निंग मतलब सीखना, और एक अच्छा जो सीखना है वो किस पर निर्भर करता है? सीखना जो है वो छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है जी। जो सीखने वाली जो बात होगा ना वो
छात्रों पर निर्भर करता है। अगर पढ़ाने वाली जो बात होता है ना, टीचिंग वाली अगर बात होता है ना, तो हम लोग इसको लेते हैं ऑप्शन डी को। लेकिन इसमें क्या बोला है डी में, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्योचित उपयोग पर, मतलब एक शिक्षकों के द्वारा ना जो सहायक सामग्री स्कूल में होता है उसका अच्छी तरह उपयोग करने से बच्चे सीखते हैं। नहीं, छात्र अपने सक्रिय रुचि के आधार पर सीखते हैं। अगर किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट होगा ना तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि सीखने वाली बात कहा गया है इस वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी तर्क या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, तो बालक का जो बौद्धिक विकास है उसका मस्तिष्क का जो विकास है ना वो समझ पर भी होता है, कल्पना से भी होता है और तर्क से भी होता है। तो ये इन सारा चीज़ जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बौद्धिक विकास का ही ना तात्पर्य होगा जी, उसमें ये तीनों के तीनों समाहित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन बी सामाजिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी उपरोक्त ए बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है, तो पाठ्यक्रम के जो निर्माण का आधार है ना वो शिक्षा का उद्देश्य भी हो जाएगा और सामाजिक आवश्यकताएं भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी किसी भी प्रकार से उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे इसको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम के निम्न स्तर रूप का उदाहरण है ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति व्यवहार, ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। व्यापम के द्वारा ना इसे उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया गया है। कैसे, तो अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है, तो अधिगम के जो निम्नतम स्वरूप जो है ना उसका उदाहरण ना इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति व्यवहार भी नहीं है, अनुबंधित अनुक्रिया भी नहीं है और अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इसमें निम्नतम रूप नहीं दिखाता है अधिगम के लिए ना, तो व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर डी को ले लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सीखने के सबसे निम्नतम बोला है, मतलब निचला रूप है बोला है, तो सीखने का सबसे निचला रूप इसमें से कोई भी नहीं है, आप लोगों को ये समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं के सुधरने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तम किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिया आधारित प्रस्तुति, ऑप्शन बी कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, ऑप्शन सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण या ऑप्शन डी दत्त वाचन एवं लेखन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। उत्तर किशोरावस्था बोला है जी, तो विचारों के मुक्त आदान प्रदान और आदर्शीकरण ना होगा जी हैं। और किशोरावस्था का एज क्या होता है, किशोरावस्था का जो एज है वो 12 से ना 18 वर्ष या 12 से अधिक वर्ष का जो होता है ना वो किशोरावस्था का एज होता है। और जितने भी बालक का ना 12 से 18 वर्ष की उम्र है ना वो उसको अच्छे बनाने के लिए, मतलब उसके जो व्यवहार है, उसके जो शिक्षण अधिगम है उसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। आप दूसरे जो बालक है उसका उदाहरण न दोगे है ना और बोलोगे कि एक दूसरे का जो विचार है ना उसका मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए। मतलब एक बालक का जो नॉलेज है और दूसरे बालक का जो नॉलेज है ना उन दोनों में एक दूसरे में क्या करोगे, आदान प्रदान करोगे। और एक दूसरे का जो आदर्शीकरण है, मतलब जो अच्छे विचार है उसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये क्या होगा, तो ये इसमें क्या होगा, बच्चों की जो शिक्षण अधिगम उसको बढ़ावा मिलेगा, जो उसके व्यवहार है वो सुधरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेते हैं। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी व्यवस्थापन या ऑप्शन डी संतुलनीकरण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आत्मसातीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान स्कीमा में शामिल कर लेते हैं। तो ये जो पुराना ज्ञान जो है ना और नए ज्ञान जो है ना, तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में शामिल कर लेना ना आत्मसातीकरण कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं आप लोगों को और डिटेल से ये जो आत्मसातीकरण है उसे बताऊँ ना, तो आत्मसातीकरण होता है कि नई जानकारी को या नए समूह या संस्कृति के जो रीति रिवाज है ना, उसको जो मौजूदा ज्ञान है या समूह है ना, तो उसमें बिना किसी बदलाव के ना खुद में समाहित कर लेना। और सरल तरीके से बताऊँ ना आप लोगों को, तो बचपन में आप लोग साइकिल चलाना सीखते हो है ना, सीख गए हो, और बाद में आप लोग जब बाइक चलाना सीखे होंगे ना, तो जो साइकिल चलाने की जो विधि है सेम उसी विधि से आप लोग क्या किए होंगे, बाइक चलाना भी सीखे होंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको और नॉलेज को गेन किए होंगे। उसके बाद जो साइकिल चलाने का ज्ञान है और बाइक चलाने का जो ज्ञान है दोनों को एक में समाहित कर लिए होंगे। तो पुराना ज्ञान और नए ज्ञान में ना सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेना ना बिना किसी परिवर्तन के ना, तो उसे स्कीमा या आत्मसातीकरण कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी वास्तविक विकास का क्षेत्र या ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी समीपस्थ विकास क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो बच्चे को जो विकास का जो क्षेत्र है ना वो समीपस्थ विकास क्षेत्र को इंगित किया है, ठीक है, जिसे आप लोग ZPD के नाम से भी जानते हो। क्या? तो ZPD के नाम से भी जानते हो, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ZPD का जो सिद्धांत है ना वो लेव वाइगोस्की ने दिया है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मतलब साफ साफ इस प्रश्न में ये कहा गया कि बच्चे को ना अगर कोई कार्य दिया जाए जो उसका जो स्तर है ना उससे थोड़ा सा मुश्किल हो, कठिन हो ना, तो वो बेहतर तरीके से उस कार्य में जुड़ते हैं और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो ये जो कहा गया है ना वो लेव वाइगोस्की ने ना अपना जो एक कथन है ना, जो एक सिद्धांत है समीपस्थ विकास क्षेत्र है ना, ZPD जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें कहा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए 8-15 वर्ष, ऑप्शन बी 7-11 वर्ष, ऑप्शन सी 0-8 वर्ष या ऑप्शन डी 15-18 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 7 से 11 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ना वो 7 से 11 वर्ष है। ये ना मैंने अपने जो पिछला क्लास जो लिया ना उसमें आप लोगों को बताया हूँ। पियाजे के जो ना सिद्धांत है उसमें आप लोगों को बताया था ना, संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रकार के सिद्धांत है, बताया था ना आप लोगों को। तो संज्ञानात्मक विकास के ना 4 प्रकार के जो सिद्धांत है ना, वो सबसे पहला क्या होगा, संवेदी पेशी अवस्था। क्या? तो सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था होगा जो 0 से 2 वर्ष होगा, ठीक है। आप लोग ना इसकी अवस्था को और इसका जो एज है उसे याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? तो दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा जो 2 से 7 वर्ष जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो होगा ना वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की इसका जो एज है वो जाएगा। और चौथा में जो होगा ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ना वो 11 से अधिक वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूछा है ना। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तीसरा वाला को देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसे आप लोग याद रखोगे ना तो आराम से इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। स्कैफ फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? वह कार्य जो बालक ऑप्शन ए स्वयं आसानी से कर पाता है, ऑप्शन बी मित्र की मदद से कर पाता है, ऑप्शन सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है या ऑप्शन डी स्वयं करने में समर्थ है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों की मदद से कर पाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कैफ फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो स्कैफ फोल्डिंग होता है ना, तो उसमें ना शिक्षकों की मदद से कर पाता है। मतलब एक जो बच्चा होता है ना, अगर उसे किसी प्रकार के कार्य करना या किसी प्रकार के कार्य दिया गया है ना, तो अगर वे खुद से नहीं कर सकता ना, तो वो किसी की मदद लेता है, शिक्षकों की मदद लेगा ना, तो वो उसे हम लोग स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग का जो मतलब होता है उसमें शिक्षकों की मदद लेना एक छात्र होने के नाते, ठीक है, क्योंकि उस कार्य को खुद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? ऑप्शन ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता सर्वाधिक विकसित होता है? भाषा योग्यता कहने का मतलब भाषा में ना वो जो बालक होता है ना वो महारत हासिल कर रहा हो, ठीक है। मतलब कोई भी भाषा मतलब बोल सको ना, तो जो भाषा वो बोलता है ना उसमें किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंसी आ जाए, मतलब फ्लुएंसी से वो बोल पाए। संप्रेषणशीलता मतलब आराम से वो बातचीत कर पाए, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, ठीक है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है ना वो 12 वर्ष से अधिक वाले जो छात्र होंगे, जो बालक होंगे ना, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की उम्र के होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना संवेदी पेशी अवस्था, तो ये सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है? तो वह केवल किशोरावस्था में ना ऐसा होता है। कैसे? तो हम लोग ना राष्ट्र को सर्वोपरि कब मानते हैं? जब किशोरावस्था में होता है ना, तब सबसे ज़्यादा हम लोग राष्ट्र प्रेम हम लोगों के अंदर ना ये भावना का विकसित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन बी स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या ऑप्शन डी दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है बोला है जी। तो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास की जो सिद्धांत है ना उसमें उसकी अवस्था जो नहीं है ना वो स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता नहीं होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। सीखने की वह अवस्था जिसमें लर्नर्स को शुरू से उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। ऑप्शन ए बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामिंग मॉडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में ही उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है ना, तो वो प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन बी अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन सी बच्चे का विकास या ऑप्शन डी शारीरिक कौशल का विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अभियोग्यता का विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है ना वो ऑप्शन नंबर बी अभियोग्यता का विकास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो सबसे पहले आप तक की ना प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।